हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज पावर, यानी कि भारत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और कब वो पावर में आई, कैसे वो इतनी शक्तिशाली बन गई। क्योंकि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पोजीशंस को देखकर उसने यहाँ की पॉलिटिकल फील्ड में एंटर करने का उन्होंने फैसला किया ताकि वो और पावर गेन कर सकें। तो इसी के तहत ये लेसन किया गया है तैयार। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि भी कैसे, देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो भारत में सबसे पहली ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड से ये कंपनी आई थी और इंग्लैंड के क्वीन, उस समय की क्वीन जो थी, उसकी सहमति से इस कंपनी को भारत में भेजा गया। उसे एक अधिकार, देखिए 1620 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर का राइट मिला। चार्टर एक्ट पास किया गया वहाँ की पार्लियामेंट में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। इस चार्टर का मतलब था कि भी ईस्ट इंडिया कंपनी एशियन महाद्वीप में या अदर जो जल के रास्ते हैं उसमें वो अपना व्यापार कर सकती है, लेकिन जहाँ पर वो व्यापार करेगी उसके कंपटीशन में कोई और दूसरी कंपनी नहीं कर सकती, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। तो उसको एकाधिकार प्राप्त हो गया था इस चार्टर से। आई इंग्लैंड द रूलर ऑफ इंग्लैंड, इसमें ये कहा गया कि मैं रूलर ऑफ इंग्लैंड ग्रांटिंग देम द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट डायरेक्शन में इस कंपनी को मैं एज ए रूलर ये अधिकार देता हूँ कि वो अपना स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते। तो ये स्टेटमेंट है वहाँ के रूलर की, ब्रिटेन की। उस समय जो रूलर था वहाँ के वो थे क्वीन एलिजाबेथ। इसका मतलब ये था कि एलिमिनेटेड कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन के बिना कंपटीशन के व्यापार करने की अनुमति। अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के जो दूसरे ट्रेडिंग ग्रुप्स थे उनके साथ किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं रखा जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की अनुमति उनके साथ ट्रेड करने की अनुमति नहीं थी। विद दिस चार्टर, इस चार्टर के साथ कंपनी कुड एंटर फोकस अक्रॉस द ओशियन, यानी कि वो पूरे ओशियंस को क्रॉस करके अपने फॉर न्यू लैंड, अपनी नई भूमि की तलाश कर सकती है। फ्रॉम वेयर टू बाय गुड एट ए चीपर प्राइस, यानी कि वह जहाँ से वह सस्ते दाम पर वस्तुएं खरीद सके। एंड कैरी देम, और उन्हें वापस लाकर यूरोपियन कंट्रीज में महंगे दाम पर बेच सके। ये उसकी पॉलिसी थी, सस्ते दाम पे खरीद के यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्री से, ईस्ट कंट्री से सस्ते दाम पे खरीदे और यूरोपियन कंट्री में जाके महंगे दाम पे बेच। तो बेसिकली टोटली फाइनेंस प्रॉफिट के लिए इस कंपनी को भेजा गया था ईस्ट में। तो द ब्रिटिश मेड कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश रूलर्स ने भारत के साथ कब कांटेक्ट किया, कब वो भारत के संपर्क में आए, और ये है फर्स्ट टाइम इन 1606 में उन्होंने भारत के साथ संपर्क स्थापित किया। और संपर्क स्थापित करने के लिए भेजा गया था यहाँ पर विलियम हॉकिंस को। किसको भेजा गया? विलियम हॉकिंस को। और वो कहाँ पर पहुँचे थे? सबसे पहले सूरत में 1607 में। 1606 में उनको तैयार किया गया और एक साल के बाद 1607 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत आए
और फिर वेंट टू आगरा, फिर वो आगरा गए सिक्योर ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, अपनी व्यापारिक की को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा के लिए वो आगरा पहुंचे। इन 1612 में फरमान वाज ऑब्टेन्ड, फरमान का मतलब होता है मजबूती, दृढ़ता, वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। तो उस समय के जो इंडिया के मुगल एम्परर थे उनका नाम था जहांगीर, उनका शासन था। तो उन्होंने उनसे परमिशन प्राप्त कर ली और प्राप्त करके और मजबूती हासिल कर ली। इससे गिविंग परमिशन, उनको परमिशन दी गई टू सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लैंड को भारत के सूरत नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। किसके द्वारा? मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। ठीक है, पहली परमिशन उनको प्राप्त हो गई। फिर बॉम्बे एंड गोवा, फिर इसके बाद सूरत, बॉम्बे एंड गोवा, पहले सूरत में, फिर बॉम्बे में, फिर गोवा में। सूरत वाज नॉमिनेटेड एज कंपनीज सेंटर ऑफ ट्रेड इन द ईस्ट इन 1615। नहीं, हाँ, यहाँ पर देखिए सूरत वाज नॉमिनेटेड, सूरत को नॉमिनेट किया गया, चुना गया एज द कंपनीज सेंटर, कंपनी के मुख्यालय के रूप में। किसको चुना गया? सूरत को, यानी कि सूरत को कंपनी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, और फिर 1615 में किंग जेम्स, वहाँ का, देखिए ब्रिटेन का राजा बदल गया, पहले एलिजाबेथ थी, उसके पश्चात 15 में आ गए किंग जेम्स। ठीक है, ऑफ इंग्लैंड सेंट सर थॉमस, उन्होंने इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स, उन्होंने एक व्यक्ति और भेजा, सर थॉमस। देखिए सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया, उसने जहांगीर से परमिशन प्राप्त की। फिर इसके बाद वहाँ के राजा जेम्स ने भारत में भेजा सर थॉमस रॉय एज एम्बेसडर, उसको राजदूत बनाकर, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, राजदूत के रूप में उसको जहांगीर के दरबार में भेजा। यहाँ का राजा वही था जहांगीर, लेकिन वहाँ का राजा चेंज हो गया था और सर थॉमस रॉय को कैप्टन क्या नाम उसका, मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेजा और सर थॉमस ने परमिशन प्राप्त कर ली 1616 में। ठीक है, और इस प्रकार से फैक्ट्री स्थापित हुई एनी पार्ट ऑफ द मुगल एम्परर। अब ये परमिशन क्या थी? अभी उनको ये परमिशन मिल गई थी कि वो मुगल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने सूरत की परमिशन ली, फिर बॉम्बे की, फिर गोवा की। ठीक है, फिर वहाँ के किंग जेम्स ने एक और व्यक्ति एम्बेसडर के रूप में भेजा सर थॉमस को। सर थॉमस ने जहांगीर से ऑल इंडिया में कहीं पर भी फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन प्राप्त कर ली। ब्रिटिश ट्रेड विद इंडिया इंक्रीज्ड, और ब्रिटिश का जो व्यापार था वो भारत के साथ बढ़ने लगा। एंड सो डिड देयर पावर, और उनकी पावर्स भी साथ साथ बढ़ने लगी। सिटी ऑफ कलकत्ता, सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता, जो कि गांव का शहर था, फ्रॉम 3 विलेजेस, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के 3 गांव से टैक्स वसूल करने की परमिशन प्राप्त हुई। फिर बॉम्बे सून बिकेम ए ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड, फिर बॉम्बे पर होल्ड उनका हो गया। और फिर उसके बाद सूरत एज द सेंटर ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज ऑन इंडियंस वेस्टर्न कोस्ट, इंडियन वेस्टर्न कोस्ट के सूरत नामक स्थान पर सूरत को कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए मेन सेंटर बना दिया गया। फिर 17 में कंपनी हैड एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन प्लेस विद
प्रेसिडेंसीज इन मद्रास। फिर कंपनी ने अपनी प्रेसिडेंसी सिटीज़ को स्थापित किया और जिसमें सबसे पहले उन्होंने मद्रास यानी चेन्नई को अपनी प्रेसिडेंसी नियुक्त किया। उसके पश्चात कोलकाता एंड मुंबई। तो ये 3 मेन सिटीज़ जो थे वो प्रेसिडेंसीज सिटी बन गए थे कंपनी के लिए, जहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट लिखें कि भी कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और अच्छे से समझाने की आवश्यकता है या और कितना आपको इसमें से समझ आया। थैंक यू।